हमें जब अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हमें ये पता नहीं लगता कि पेस्को ने कौन से मिस्टेक्स किए हैं इस बिल की कैलकुलेशन में। तो ये निपरा जो है ये इनके कुछ रूल्स हैं कि 5 मरला हाउस के लिए आपने इतना लोड देना है, 10 मरला हाउस के लिए आपने इतना लोड देना है, 1 कनाल के लिए आपने इतना लोड असाइन करना है। ओके, तो एक कैटेगरी में हमारे पास जो रेजिडेंशियल हैं ये आते हैं। ओके, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो 6 मंथ तक आपकी जो बिलिंग है उसको मॉनिटर करते हैं। ओके, तो ये बिल का डिफरेंस भी यहाँ से आता है। एक कस्टमर होगा उनका 175 यूनिट्स होंगे और दूसरा कस्टमर होगा उनके भी 175 यूनिट्स होंगे, लेकिन दोनों का बिल डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड की वजह से। उन्होंने घर के बाहर जो होते हैं वो 3 फेज मीटर लगाए होते हैं। ओके, 3 फेज मीटर उन्होंने बाहर लगाए होते हैं, लेकिन उससे उन्होंने सिंगल फेज का कनेक्शन दिया होता है। टी और यू चार्जेस आ जाते हैं। ओके, टाइम ऑफ यूज के बेस पे आप पे बिल आते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा बिल, हमारे घर में कोई एसी नहीं लगा तो फिर भी हमारा बिल ज्यादा आ रहा है, और मैंने मीटर लगाए लेकिन मैंने 0 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं की, फिर भी मेरा बिल जो है मुझ पे बिल आ गया। अच्छा, इसमें जो हमारे पास नेपरा होता है, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, और गवर्नमेंट, ये दोनों मिल के यूनिट्स का रेट डिसाइड करते हैं। ओके, ये होते हैं 25,000, इसका वो होता है। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 25,000 से कम है तो फिर आप पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। जिस तरह यहाँ पे देख लो 25,000 से कम बिल है तो इनकम टैक्स नहीं लग रहा, क्योंकि ए अमाउंट, ओके, और एफ सी चार्जेस, इन सबको आप ऐड कर लें। ओके, और इसका आप 10% निकालें तो आपके पास ये चार्जेस आ जाएंगे। ओके, कभी कभार जो होते हैं आपके बिल में ये स्टेटस गिवन हो के प्रो रटा कंजम्पशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि आपके घर में हर महीने के एंड पे आपको रिसीव होता है, तो उसकी एक एक कैटेगरी को हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम नॉर्मली यहाँ पे देखते हैं और कि कितने अमाउंट है और उसकी पेमेंट कर देते हैं। हम इसकी कैलकुलेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह हुई है। हमें जब अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हमें ये पता नहीं लगता कि पेस्को ने कौन से मिस्टेक्स किए हैं इस बिल की कैलकुलेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम एक एक कैटेगरी को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि पेस्को वाले किस तरह कैलकुलेशन करते हैं, और कल आपके घर में जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाए तो आप अपने बिल को अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लें, और उसमें अगर कोई मिस्टेक है वार्डा की तरफ से तो आप वार्डा के ऑफिस जाके उसकी रेक्टिफिकेशन कर सके, उसकी करेक्शन कर सके। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्कोज हैं, हमारे पास क्या होता है नॉर्मली, जो वापडा होता है वो उसमें जनरेशन होता है, एक ट्रांसमिशन होता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जनरेशन क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिस तरह तुरबेला पावर हाउस हो गया, इस तरह के पावर हाउसेज हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिर उसके बाद हमारे पास एनटीडीसी आ जाते हैं, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद एट द एंड हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाते हैं जिसको हम डिस्कोस कहते हैं। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। डिस्कोस के अंदर हमारे पास पेस्को आ जाते हैं, लेस्को आ जाते हैं, फेस्को आ जाते हैं, हेस्को आ जाते हैं, सिपको आ जाते हैं। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये कंपनीज क्या करती हैं? ये कंपनीज जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कस्टमर्स में, और इन रिस्पॉन्स उनसे बिलिंग लेते हैं। ओके, इस तरह का बिल वो देते हैं। तो बिल के ऊपर आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के नाम यहाँ पे मेंशन होगा, पेस्को। ओके, जिस तरह ये पेशावर सर्कल का ये बिल है तो यहाँ पे पेस्को नाम मेंशन है। अगर लाहौर का होगा तो वहाँ पे फिर लेस्को नाम मेंशन होगा, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। ओके, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट यहाँ पे कनेक्शन डेट मेंशन होगा कि आपके घर का कनेक्शन कौन से डेट को हुआ था, यानी आपके घर पर मीटर किस दिन लगा था। ओके, तो वो 21 जुलाई 2021 पे लगा था। उसके बाद कनेक्टेड लोड है, कनेक्टेड लोड, और या यहाँ पे आपको कनेक्टेड लोड की बजाय यहाँ पे आपको सेंक्शन लोड लिखा होगा। ओके, तो सेंक्शन लोड या कनेक्टेड लोड दोनों सेम चीजें हैं। ओके, तो ये एक्चुअली आपके घर में मुख्तलिफ अप्लायंसेज होते हैं, इस्त्री होता है, फ्रिज होता है, फ्रीजर होते हैं, एसी होते हैं, तो उन सब का अपना अपना लोड होता है। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इस्त्री है उसका 800 वाट लोड है। ओके, जो हमारे पास फ्रिज है उसका 900 वाट लोड है। ओके, एसी है 1 टन का एसी है तो उसका 800 वाट लोड है। तो ये सारे लोड को मिला के इसको हम कनेक्टेड लोड कहते हैं। ये एक्चुअली ये लोड और या कनेक्टेड लोड या सेक्शन लोड जब आप मीटर के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे जो फॉर्म होते हैं उसमें आपने मेंशन करना होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ एसीज कितने हैं, मेरा कनेक्टेड लोड कितना होगा। लेकिन नॉर्मली जब आप चले जाते हो एसडीओ के ऑफिस
तो वहाँ पे एसडीओ जो होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपका घर का एरिया कितना है। आप उनको अपने घर का एरिया बता देते हो कि मैं 5 मरले का घर या 10 मरले का घर है। तो एसडीओ को पता होता है कि नेप्रा के क्या रूल्स है। नेप्रा मीन्स नेशनल इलेक्ट्रिक पावर एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ओके, तो ये नेपरा जो है ये इनके कुछ रूल्स हैं। ये 5 मरला हाउस के लिए आपने इतना लोड देना है, 10 मरला हाउस के लिए आपने इतना लोड देना है, 1 कनाल के लिए आपने इतना लोड असाइन करना है। ओके, तो ये यहाँ पे आपसे जो पूछते हैं और जो भी आप बता देते हो 5 मरले का है या 10 मरले का, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे लोड मेंशन कर देते हैं। ओके, वो इस तरह नहीं करता कि घर चले जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि कितने इस्त्री हैं, कितने फ्रिज हैं, कितने फ्रीजर हैं, यानी लोड को नहीं चेक करता, बल्कि वो एरिया वाइज उसको लोड की एलोकेशन जो है वो एरिया वाइज कर लेते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे ये ईडी इट मीन्स के इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। ओके, जो वापडा वाले आपको जो सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसके ऊपर हुकूमत की तरफ से कुछ टैक्सेस वगैरह होते हैं, तो वो यहाँ पे मेंशन होते हैं। ओके, कितना होगा? 1.5% होगा। ओके, ये हर बिल में आपका ये 1.5% ही होगा, या कि आपके नाइबर का बिल आप चेक कर लो तो वहाँ पे भी 1.5% होगा। ओके, ये रेजिडेंशियल के लिए 1.5% फिक्स है। बिल मंथ के कौन से बिल का मंथ का बिल है? तो वो सितंबर का बिल है। रीडिंग डेट, मीटर रीडर ने किस दिन रीडिंग लिया था? तो वो 8 सितंबर को लिया था। इशू डेट, ये बिल जो है ये किस दिन इशू हुआ था? तो वो 13 सितंबर को हुआ था। ओके, अच्छा, ड्यू डेट कब है कि इस बिल को जमा करने का ड्यू डेट क्या है? 27 सितंबर 2024 है। ओके, कंज्यूमर आईडी, ये कोई एक आईडी होती है, जब आप बिल मीटर के लिए अप्लाई करते हो तो उस दिन आपको असाइन किया जाता है। तारिफ, तारिफ ये इसके कोई डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख लो तो यहाँ पे A01 है। हमारे पास जो तारिफ होते हैं यहाँ पे एक गिवन है, तो एक कैटेगरी होता है हमारे पास, बी कैटेगरी होते हैं। ओके, तो एक कैटेगरी में हमारे पास जो रेजिडेंशियल है ये आते हैं। ओके, यहाँ पे आपका बिल, ये बिल रेजिडेंशियल का बिल है तो यहाँ पे ए मेंशन है। अगर ये बिल कमर्शियल का मेंशन, A1 मेंशन है। ओके, ये A1 है। अगर ये बिल कमर्शियल है, ओके, लाइक जो मार्केट्स वगैरह हैं, तो उसमें क्या होगा? वहाँ पे आपको यहाँ पे A2 मेंशन होगा। ओके, अगर ये बिल इंडस्ट्री का है, इंडस्ट्रियल का बिल है, तो फिर वहां पे क्या मेंशन होगा? वहां पे बी मेंशन होगा। ओके, तो ये कैटेगरीज हैं, ये ए। उसके बाद ये सब कैटेगरी हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रेजिडेंशियल, ये रेजिडेंशियल का है, उसके बाद सब कैटेगरी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ए, उसमें फिर हमारे पास दो किस्म के लोड आ जाते हैं। एक हमारे पास सेक्शन लोड लेस देन 5 किलोवाट है। एक हमारे पास होते हैं सेक्शन लोड ग्रेटर देन 5 किलोवाट। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो तो ये सेक्शन लोड 2 है, तो दैट इज लेस देन 5 किलोवाट। तो यहाँ पे आपके फिर सब कैटेगरीज हैं कि अगर A1 है तो इट मीन्स कि ये जो कस्टमर है इनके जो कंजम्पशन है वो अप टू 50 यूनिट्स हैं। ओके, यानी 50 यूनिट्स तक इनका कंजम्पशन है। उसके बाद फिर A2 आ जाता है, तो इट मीन्स के इनका जो कंजम्पशन है वो 1 से लेके 100 यूनिट्स तक है। ओके, अच्छा, इसको लाइफ लाइन कंज्यूमर भी कहते हैं। ओके, ये जो अप टू 50 यूनिट्स हैं उसको लाइफ लाइन कंज्यूमर भी कहते हैं। जो 1 से लेके 100 यूनिट तक हैं फिर वो लाइफ लाइन कंज्यूमर्स में नहीं आते हैं। ये एक्चुअली इन्होंने असाइन किया है फॉर स्मॉल फैमिली, लाइक जिनकी यूटिलाइजेशन बहुत कम है, तो उनको लाइफ लाइन कैटेगरी में उन्होंने शामिल किया है। इसका जो यूनिट रेट भी होता है वो भी काफी कम होता है। फिर उसके बाद A2 कैटेगरी आ जाती है, वो 1 से लेके 100 यूनिट तक होते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड कैटेगरी आ जाती है, वो 100 यूनिट से 101 से लेके 200 यूनिट्स तक होते हैं। तो इनके रेट्स डिफरेंट होते हैं, इनके एक रेट्स होते हैं, फिर इनके ज्यादा होते हैं। फिर जब 201 से लेके 300 तक ये कैटेगरी 4 में आते हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ कैटेगरी होते हैं जो 301 से लेके 700 यूनिट्स तक। ओके, उसके बाद हमारे पास 6 कैटेगरी आ जाते हैं जो अबाव 700 है। अबाव 700 मीन्स कि उसके बाद जितने भी यूनिट्स बढ़े हैं, 1400 यूनिट्स हो या 1800 यूनिट्स हो, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हो तो यहाँ पे इसका जो पर यूनिट रेट है वो बढ़ता जाता है। ओके, वो बढ़ता रहता है, तो आपका बिल उसके अकॉर्डिंगली ज्यादा आता है। अच्छा, गवर्नमेंट ने इसको फिर फर्दर डिवाइड किया है, प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड कस्टमर। प्रोटेक्टेड कस्टमर, और उसके बाद लाइक 1 से लेके 200 तक जितने भी यूनिट्स आपके आएंगे प्रोटेक्टेड कस्टमर होंगे। अगर 200 से लेके 700 तक आएंगे तो ये आप अनप्रोटेक्टेड कस्टमर है। ओके, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये प्रोटेक्टेड कस्टमर एक्चुअली यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो 6 मंथ तक आपकी जो बिलिंग है उसको मॉनिटर करते हैं। 6 मंथ तक अगर आपका बिल 200 यूनिट से कम आ रहा है तो इट मीन्स कि आप प्रोटेक्टेड कस्टमर हो, और आप पे 1 से लेके 100 तक ₹7 के राउंड अबाउट है वो लगेगा। और फिर 100 से लेके 200 तक फिर उसका रेट जो है वो
बढ़ जाते हैं, लाइक 14 पॉइंट समथिंग वो यूनिट्स आपका लगेगा। फॉर एग्जांपल आपके 175 यूनिट्स बिल आ रहे हैं, तो 100 यूनिट्स आपके फिर 10.14 रहेंगे, इस तरह वो लगेगा। और बाकी 75 यूनिट्स जो हैं उस पे आपका 14 पॉइंट समथिंग ये रेट्स लगेंगे, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड कस्टमर हैं। लेकिन अगर आप अनप्रोटेक्टेड कस्टमर में आ जाते हैं, लाइक 6 मंथ में, कोई भी एक मंथ में आपका जो यूनिट्स हैं वो 200 से क्रॉस हो जाए, तो फिर आप अनप्रोटेक्टेड में आ जाते हैं। तो फिर 6 मंथ आपका अनप्रोटेक्टेड रहेगा। लेकिन उस 6 मंथ में भी फिर फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मंथ जो है वो आपका 175 यूनिट्स बिल आ जाए, तो फिर इस तरह नहीं होगी, कैटेगरी वाइज होगा। फिर 175 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 पॉइंट समथिंग के साथ, ओके। तो क्योंकि आप अनप्रोटेक्टेड कस्टमर में आ गए, लेकिन फिर अगर उसके बाद भी 6 मंथ आपका 200 यूनिट से कम आ रहे हैं, तो फिर आप प्रोटेक्टेड कस्टमर में शामिल हो जाओगे, और फिर आपका उसी तरह कैटेगरी वाइज आपकी जो बिल की कैलकुलेशन है वो होगा, ओके। तो ये अक्सर कंफ्यूजन होते हैं। वो कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा बिल 200 से 200 यूनिट से बढ़ गए हैं, तो अब वो अपनी मर्जी से वो जो बिल हैं वो ला रहे हैं। वो मीटर से पिक्चर भी नहीं ले रहे, अपनी मर्जी से ला रहे हैं। तो ये अपनी मर्जी से नहीं लाते, बल्कि आप अनप्रोटेक्टेड में शामिल हो गए, ओके। तो ये बिल का डिफरेंस भी यहाँ से आता है। एक कस्टमर होगा, उनका 175 यूनिट्स होंगे, और दूसरा कस्टमर होगा, उनके भी 175 यूनिट्स होंगे, लेकिन दोनों का बिल डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड की वजह से। ये गवर्नमेंट जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने इसको बनाया है 6 मंथ के लिए, लेकिन ये बहुत गलत फैसला है। इसको नहीं बनाना चाहिए था। ये प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड कस्टमर, लाइक एक कस्टमर जो है उनका बिल 200 यूनिट से कम आ रहे हैं, और उसको फिर भी आप अनप्रोटेक्टेड की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो ये ज्यादती है कस्टमर के साथ। ये नहीं होना चाहिए। बट आई डोंट नो कि पॉलिसी मेकर्स ने इनको किस बेसिस पे ये पॉलिसी बनाई है कि 6 मंथ के लिए अगर आपका बिल कम आ रहा हो, तो फिर आप प्रोटेक्टेड कस्टमर में ऐड हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड ये कैटेगरी वाइज हैं, ये उन लोड के लिए हैं, उन सेक्शन लोड के लिए हैं जिनका जो सेक्शन लोड है दैट इज लेस देन 5 किलोवाट। अगर आपका सेक्शन लोड ग्रेटर देन 5 किलोवाट है, तो फिर आप पे ये लागू नहीं होगा, प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड, ओके। फिर आपने अपने घर के बाहर 3 फेज मीटर लगाने हैं, क्योंकि अगर आपका लोड जो है, जो आपकी यूटिलाइजेशन है, वो बढ़ जाती है सेक्शन लोड से, तो फिर वापडा वाले आप पे पेनल्टी लगाते हैं, आप पे फाइन लगाते हैं। तो यहाँ पे जब आपका लोड 5 किलोवाट, सेक्शन लोड आपका 5 किलोवाट से ज्यादा है, तो फिर आपने अपने घर के बाहर 3 फेज मीटर लगाने हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पे अक्सर लोग ये सवाल भी करते हैं कि आपने देखा होगा घरों का जो सेक्शन लोड होता है दैट इज ग्रेटर देन 5 किलोवाट होता है। उन्होंने घर के बाहर जो होते हैं वो 3 फेज मीटर लगाए होते हैं, ओके। 3 फेज मीटर उन्होंने बाहर लगाए होते हैं, लेकिन उससे उन्होंने सिंगल फेज का कनेक्शन दिया होता है, ओके। तो यहाँ पे अक्सर लोग ये करते हैं कि मुझे सिंगल फेज दे दो, मुझे 3 फेज की वो जरूरत नहीं है। तो ये 3 फेज की जरूरत आपको कब पेश आती है, इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये एक्चुअली डिपेंड करते हैं आपकी करंट की रिक्वायरमेंट्स पे, ओके। अगर आपके घर में कोई अप्लायंसेज हैं जिसके लिए आपको 3 फेज की कनेक्शन चाहिए, तो फिर आपने अपने घर की जो कनेक्शन है उसको 3 फेज में कन्वर्ट करना है, ओके। लेकिन अगर आपके घर में कोई अप्लायंसेज इस तरह नहीं है जिसके लिए 3 फेज का कनेक्शन रिक्वायर्ड है, तो फिर आपका सिंगल फेज पे भी काम चल जाता है। लेकिन बस टाइम, लाइक फॉर एग्जांपल आपने अपने, लाइक ईवीज हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आपने गाड़ी को चार्ज करना है, और या बाइक्स को आपने चार्ज करना है। लेकिन उसको अगर आप सिंगल फेज से चार्ज करोगे, वो भी चार्ज होता है सिंगल फेज से, लेकिन सिंगल फेज से आप चार्ज करोगे तो सिंगल फेज जो है ये आपको मैक्सिमम 63 एम्पेयर तक करंट देता है। तो ये ज्यादा टाइम लेगा। लेकिन इसको अगर आप 3 फेज से चार्ज करते हो, जो कि आपको ज्यादा करंट देता है, तो 3 फेज से फिर वो आपका टाइम सेविंग हो जाते हैं उसमें, और वो जल्दी चार्ज हो जाते हैं, ओके। तो ये दो पॉइंट्स हैं। या तो अगर कोई अप्लायंसेस को आपने देखना है, या अगर आपने किसी ऐसा डिवाइस है आपके घर में जिसको आपने जल्दी चार्ज करना है, जिसके लिए एक्स्ट्रा लाइक हाई करंट की जरूरत होती है, तो वहां पे आपने 3 फेज सप्लाई अपने घर को देना है, ओके। तो ये अक्सर लोग के माइंड में आता है कि ये क्या होता है, ये बाहर मेरे घर के बाहर 3 फेज मीटर लगे हैं, लेकिन मुझे एक ही फेज मेरे घर के अंदर गए हैं। तो वो एक्चुअली आपके रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करते हैं, ओके। अच्छा, जब यहाँ पे आपके घर के बाहर 3 फेज लग गया, तो फिर आपने पीक आवर्स को देखना है। यहाँ पे फिर आपका वो टी और यू चार्जेस आ जाते हैं, ओके। टाइम ऑफ यूज के बेस पे आप पे बिल आते हैं, ओके। लाइक टू यूज के मुताबिक आपके पे बिल आता है, टाइम ऑफ यूज। तो यहाँ पे फिर आपने रात का टाइम इसलिए नहीं करना। अक्सर लोग के घर के बाहर सिंगल फेज मीटर लगा होता है, और फिर भी वो उसमें केयर करते हैं कि रात को मैंने इसलिए नहीं चलानी, रात को मैंने फ्रिज नहीं चलाना, बल्कि वो बंद बंद करते हैं उसको, फ्रिज को भी ऑफ करते हैं रात के टाइम, कि ये पीक आवर्स है। पीक आवर्स आप पे तब लगेंगे अगर आपके घर के बाहर 3 फेज मीटर लगाएं। अगर आपके घर के बाहर सिंगल फेज मीटर लगाएं, तो फिर आप पे
वो पीक आवर्स की वो नहीं लगता, फिर आप पे इसके अकॉर्डिंगली बिल आएगा। ओके, जो मैंने फ्यू मिनट्स पहले डिस्कस कर लिए। टी और यू मीन्स टाइम ऑफ यूज। ओके, टाइम ऑफ यूज में हमारे पास फिर आ जाते हैं पीक आवर्स आ जाते हैं, और हमारे पास आ जाते हैं नॉर्मल आवर्स। ओके, तो पीक आवर्स जो होते हैं वो मंथ के साथ साथ वेरी होते रहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारे पास 5 PM टू 9 PM है, बट ये जो है ये पीक आवर्स ये दिसंबर से लेके फरवरी तक। ओके, दिसंबर से फरवरी तक 5 PM से 9 PM के दरमियान आपने केयर करना है। ओके, इस टाइम आपने इलेक्ट्रिसिटी को कम यूटिलाइज करना है। क्यों कम यूटिलाइज करना है? क्योंकि पीक आवर्स के जो रेट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ओके, और नॉर्मल आवर के रेट्स कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल आवर के रेट जो है 12 रुपीज है पर यूनिट, तो इसके 18 रुपीज पर यूनिट होंगे। तो इतना बड़ा डिफरेंस होता है रेट्स में। ओके, तो यहाँ पे आपने केयर करनी है। ओके, अच्छा, इसी तरह हमारे पास 6 PM टू 10 PM होता है, ये मार्च से लेके मई तक। ओके, मार्च से मई तक 6 PM टू 10 PM होते हैं। फिर हमारे पास 7 PM टू 11 PM होता है, मई जून जून से लेके अगस्त तक। ओके, उसके दरमियान ये पीक आवर्स होते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास होते हैं 6 PM से लेके 10 PM तक, वो सितंबर से लेके नवंबर तक। ओके, तो ये हमारे पास पीक आवर्स हैं। ये टाइमिंग्स आप अपने साथ नोट डाउन कर लें, तो इस टाइम आपने केयर करना है। ओके, अच्छा, यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा बिल, हमारे घर में कोई एसी नहीं लगा तो फिर भी हमारा बिल ज्यादा आ रहा है। अगर आपके घर में कोई एसी नहीं है, ओके, आपके घर में कोई एसी नहीं है, तो इट मीन्स कि आपका जो बिल है, ओके, वो 200 से लेके 300 यूनिट्स के बीच में आना चाहिए। ओके, अगर इससे भी ज्यादा आ रहे हैं, इससे ज्यादा यूनिट्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स के देयर इज समथिंग रॉन्ग। ओके, लाइक आपके घर में कुछ इस तरह के कुछ कनेक्शन है जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको टेक्नीशियन या कोई क्वालिफाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बुलाना चाहिए, ताकि वो एनालिसिस कर लें कि आपका बिल क्यों ज़्यादा आ रहे हैं। ओके, या अगर आप 1 से लेके 3 टन तक एसी को चला रहे हैं, ओके, रेगुलर बेसिस पे, तो फिर आपका जो बिल है वो 300 यूनिट से लेके 700 यूनिट्स के बीच में आना चाहिए। ओके, अगर इससे ज़्यादा आ रहे हैं, इस रेंज को क्रॉस कर रहे हैं, तो इट मीन्स के कुछ लाइक देयर इज कोई प्रॉब्लम है आपके घर की इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में, या कहीं पे कोई लॉसेस वगैरह हो रहे हैं। अक्सर घर के सीलिंग जो होते हैं, वो फैन जो होते हैं घर के जो ऊपर सीलिंग फैन होते हैं, तो उसका वो अक्सर शॉर्ट हो जाते हैं घर के लेंटर के साथ। तो पूरे जितने भी सरिया होते हैं लेंटर में, वो आपका उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी वहाँ पे लॉसेस हो रही होती हैं, जिसकी वजह से आप पे बिल ज़्यादा आता है। या कभी कभार जो न्यूट्रल होते हैं ये भी काफ़ी मसले क्रिएट करते हैं, बिल को ये भी ज़्यादा करते हैं। ओके, तो ये आपने माइंड में रखते हैं, जो मैंने अभी फ्यू मिनट्स डिस्कस करेंगे, इससे रेंज से ज़्यादा यूनिट्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स के कोई प्रॉब्लम है आपके घर के वायरिंग में। अच्छा, कभी कभार लोग ये भी कहते हैं कि हमारा जो घर के बाहर मैंने मीटर लगाए हैं, लेकिन कोई मैंने 0 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं की, फिर भी मेरा बिल जो है मुझ पे बिल आ गया। तो ये एक्चुअली जो एक फिक्स चार्जेस होते हैं। ओके, फिक्स चार्जेस होते हैं, आपके मीटर रेंट्स होते हैं वगैरह, इस तरह के काफ़ी चार्जेस होते हैं। तो ये उन्होंने फिक्स किए होते हैं। ओके, लाइक अगर आप कोई इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो आप पे, अगर आपके घर के पास सिंगल फेज कनेक्शन है, तो आप रेजिडेंशियल के लिए, ओके, तो आप पे 75 रुपीज़ आएगा। ओके, लाइक इस तरह के कुछ चार्जेस होते हैं। और अगर आपका बिल जो है, आपका मीटर जो है वो 3 फेज मीटर है, तो फिर आप पे 150 के राउंड अबाउट इस तरह के फिक्स चार्जेस आते हैं। ओके, रेजिडेंशियल के लिए। अगर कमर्शियल होगा तो कमर्शियल में ज़्यादा होते हैं, फिर वो 175 के राउंड अबाउट होते हैं सिंगल फेज के लिए। और 3 फेज के लिए फिर वो होता है कोई 350 के राउंड अबाउट होते हैं। ओके, तो इस तरह वो होते हैं। इंडस्ट्री के लिए फिर और बढ़ जाते हैं। ओके, ओके, इंडस्ट्री का फिर डिपेंड करता है, उसमें और भी कैटेगरी है, B1 B2 B3 B4 B5। तो वो B1 के लिए 350 रुपीज़ राउंड अबाउट होते हैं, फिर B2 के लिए 2000 रुपये होते हैं, फिर इस तरह B3 के लिए 50,000 होते हैं, फिर B4 के लिए कोई 5 लाख के राउंड अबाउट होते हैं, और B5 के लिए फिर कोई 10 लाख के राउंड अबाउट होते हैं। तो ये फिक्स चार्जेस होते हैं। ओके, आपका जो बिल है और आपकी जो कंजम्पशन है वो 0 यूनिट है, लेकिन ये बिल आप पे आएगा। ओके, अच्छा, यहाँ पे हमने रेजिडेंशियल को डिस्कस कर लिए। ओके, अब आते हैं हम कमर्शियल की तरफ। तो कमर्शियल में जो आपका A2 होगा, यहाँ पे A2 होगा। ओके, और उसमें फिर सब कैटेगरी होते हैं। ए, उसमें जो सब कैटेगरी होते हैं वो ए होते हैं। ओके, ए जो सेक्शन लोड <<5 kW। ओके, बी कैटेगरी जो होते हैं वो सेक्शन लोड अबव 5 kW। ओके, और सी कैटेगरी जो होते हैं वो TO टाइम ऑफ यूज
का होते हैं। ओके, तो वहाँ पे पीक आवर्स आ जाती हैं, यहाँ पे पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स, ओके, या नॉर्मल आवर्स, तो उनके अलग रेट्स होते हैं। ओके, और जो सेक्शन लोड लेस देन 5 किलोवाट है, तो उसमें कोई फिक्स चार्जेस नहीं होते। ओके, कमर्शियल में कोई फिक्स चार्जेस नहीं होते। अगर आपका सेक्शन लोड 5 किलोवाट से कम है, आप पे फिक्स चार्जेस उन्होंने डाले हैं, तो आप वार्ड ऑफिस चले जाओ और उनको एक्नॉलेज कर दो कि ये चार्जेस जो है ये खत्म कर लें। ओके, तो ये कमर्शियल के लिए है। लेकिन अगर आपका सेक्शन लोड 5 किलोवाट से कम है, ज्यादा है, ओके, तो फिर लाइक 7 किलोवाट है, तो फिर आप पे फिक्स चार्जेस आएंगे, वो कोई 400 के राउंड अबाउट होते हैं, फिक्स चार्जेस होते हैं। और उसके अलावा जो आप जितने यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, तो उसकी उस पे फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट आपने कंज्यूम किए हैं, तो 16 रुपये, 16 रुपीज पर यूनिट है, तो फिर आप पे 1600 वो रुपीज आएंगे, और प्लस 400 ये हो जाएंगे, तो 2000 रुपये आप पे बिल आएगा। ओके, कमर्शियल के लिए। ओके, और टाइम ऑफ यूज जो है, इन पे भी जो होते हैं फिक्स चार्जेस, इन पे भी होते हैं। ओके, इन पे भी 400 फिक्स चार्जेस होते हैं, और बाकी जो आवर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं पीक आवर और ऑफ पीक आवर पे। ओके। ओके, तो ये एक्चुअली सिंगल फेज के लिए होते हैं, और ये अगर 3 फेज मीटर लगे हैं और आप कमर्शियल हैं, तो फिर आप पे ये लागू होगा। ओके। अच्छा, इंडस्ट्री जो होती है, इंडस्ट्री में भी मैंने फ्यू मिनट्स पहले कहा कि वो यहाँ पे बी लिखा होगा। ओके, A2 की बजाय यहाँ पे बी लिखा होगा। ओके, और उसमें फिर सब कैटेगरी आ जाते हैं, B1 आ जाता है। ओके, उसमें B1 आता है, फिर B2 आता है, और उसके साथ ए लिखा होता है इस तरह इन ब्रैकेट। ओके, B1 जो होते हैं वो लेस देन 5 किलोवाट आपका सेक्शन लोड है। ये बाकी जो है ये 5 से लेके 500 किलोवाट तक आपका लोड है। ओके, उस पे फिर फिक्स चार्जेस आ जाते हैं, इस पे कोई फिक्स चार्जेस नहीं आता। ओके, तो ये इंडस्ट्री के लिए हैं। और वेरिएबल चार्जेस भी होते हैं, वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं आपके यूनिट्स की कंजम्पशन पे। ओके, तो यहाँ पे जीरो फिक्स चार्जेस होंगे, फिक्स चार्जेस, और वेरिएबल चार्जेस डिपेंड करते हैं आपके यूनिट्स पे। और यहाँ पे 400 के राउंड अबाउट होते हैं, फिक्स चार्जेस होते हैं। ओके, इस तरह इसमें B3 कैटेगरी आ जाते हैं, फिर B4 आ जाते हैं। B3 कैटेगरी जो होते हैं वो आपके लोड अप टू 5000 किलोवाट तक, उस लोड अगर आपका लोड 500 से ज्यादा है, 5000 किलोवाट तक है, तो फिर आप B3 एक कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, इसके बाद B4 कैटेगरी है। B4 कैटेगरी जो है वो लाइक आपका जो 5000 किलोवाट तक आपका लोड है, बट आपका जो वोल्टेज है वो डिफरेंट है। ओके, वो 66 वोल्ट आपको रिक्वायर्ड है या 132 किलोवाट आपको रिक्वायर्ड है, तो फिर आप B4 एक कैटेगरी में आ जाते हैं। B3 एक कैटेगरी जो है, इसमें 5000 किलोवाट तक अगर आपका लोड है, बट आपका वोल्टेज की रिक्वायरमेंट जो है वो 11 की किलो वोल्ट है या 33 किलो वोल्ट है, क्योंकि इंडस्ट्री में कुछ मशीनरी ऐसी होती हैं जिसकी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो वहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर भी सेपरेट लगाना पड़ता है। तो वहाँ पे हमारे पास जो डिपेंड करते हैं लोड पे और वोल्टेज पे भी डिपेंड करते हैं। ओके, तो वो कैटेगरी वाइज इस तरह होते हैं। ओके, अच्छा, वहां पे भी आपका TOU होते हैं। ओके, टाइम ऑफ यूज होते हैं। अगर 3 फेज मीटर लगे तो फिर टाइम ऑफ यूज होगा। ओके, तो फिर वहां पे B2 कैटेगरी बी इन ब्रैकेट होगा। ओके, यहाँ पे ए लिखा होगा, B3 A। ओके, और B3 A यहाँ पे लिखा होगा, लेकिन ये 5000 किलोवाट यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो 11 किलोवोल्ट या 33 किलोवोल्ट। ओके, इंडस्ट्री के लिए। और यहाँ पे जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो 66 किलोवोल्ट या 132 किलोवोल्ट। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद TOU आ जाते हैं, तो वो उनकी कैटेगरी डिफरेंट हो जाते हैं। B2B आ जाते हैं, इसमें इसमें B3 भी आ जाता है, इसमें B4 भी आ जाता है, और इसमें B5 आ जाते हैं। ओके, तो B2B जो होते हैं वो 5 यूनिट से लेके 500 यूनिट्स तक होते हैं। ओके, 400 वोल्ट की रिक्वायरमेंट के साथ। ओके, B3 कैटेगरी जो होते हैं वो अप टू 5000 यूनिट्स, 5000 किलो वोल्ट। ओके, और ये जो है ये 500 किलोवाट। ओके, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो 11 किलोवोल्ट या 33 किलोवोल्ट। ओके, यहाँ पे फिर B4 कैटेगरी जो है इसमें हमारे पास आ जाते हैं 5000 किलोवाट, बट यहाँ पे 66 किलोवोल्ट या 132 किलोवोल्ट की वोल्टेज की डिमांड है, तो फिर आपने ये कैटेगरी यूज करना है। या अगर आपका 220 किलोवोल्ट की वोल्टेज का डिमांड है, 132 से 220 किलोवोल्ट या इससे ऊपर 500 किलोवोल्ट की वोल्टेज की डिमांड है, तो फिर आपने B5 कैटेगरी में आप आते हो, तो फिर उसके फिक्स चार्जेस होते हैं, और उसके कुछ पीक और ऑफ पीक आवर्स भी होते हैं। ओके, ये टाइम ऑफ यूज में पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स होते हैं। ओके, तो ये हमारे पास ये तारिफ से रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कशन था, वो हमने अच्छी तरह से कर दिए हैं, और होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। यहाँ पे फिर लोड आ जाते हैं। ओके, ये एक्चुअली सेक्शन लोड होते हैं, सेक्शन लोड होते हैं। फ्यू मिनट्स मैंने पहले मैंने डिस्कस कर लिए हैं।
या कनेक्टेड लोड, सेक्शन लोड, कनेक्टेड लोड या लोड, ये एक ही होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक होता है मैक्सिमम डिमांड। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इनको आप अंडरस्टैंड कर लो। जो हमारे पास सेक्शन लोड होते हैं, ये आपके घर में जितने भी कनेक्टेड लोड्स हैं, फ्रिज हो गया, फ्रीजर हो गया, टीवी हो गया, ओके, तो उन सारे लोड को मिला के एक सेक्शन लोड आपको मिलेगा। कनेक्टेड लोड उसको हम कहते हैं, तो उसको सेक्शन लोड कहते हैं। ये मैक्सिमम लोड जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं टाइम पे, ओके। ये एक ग्राफ आपका जा रहा होता है कि आपका लोड कितना है, ओके। तो एक टाइम इस तरह आता है जिस टाइम आपका लोड ज्यादा होता है, ओके, मैक्सिमम होता है। फॉर एग्जांपल रात के 6 बजे आपने सारे ऑन कर दिए, 2-3 एसी थे उसको भी ऑन कर दिए, फ्रिज को भी ऑन कर दिया, फ्रीजर को भी ऑन कर दिया। तो पूरे मंथ में एक ही दिन आपने ये सबको ऑन किया था, बाकी दिन आपने सबको ऑन नहीं किया था। तो इस दिन 30 मिनट्स तक अगर ये मैक्सिमम लोड चलता रहा तो ये मैक्सिमम डिमांड की कैटेगरी में आ जाते हैं, ओके। तो फिर वार्डा को पता लग जाता है कि इस घर का जो मैक्सिमम डिमांड है वो इतना है, ओके। तो यहाँ पे जो आपने जो अप्लायंसेज हैं उसको अगर 30 मिनट्स तक आपने उसको ऑन रखा है तो फिर वो मैक्सिमम डिमांड की कैटेगरी में आ जाते हैं। और फिर वाडा वाले उस टाइम आप पे पेनल्टी भी डाल सकते हैं। पेनल्टी किस तरह? वो अगर आपका जो मैक्सिमम डिमांड है वो बढ़ जाते हैं कनेक्टेड लोड से, तो फिर वाडा वाले को पता लग जाता है कि इसने अपना जो लोड है, जितना इसने डिमांड किया था वाडा से, उससे इसने लोड को बढ़ा दिया है और हमें एक्नॉलेज नहीं किया, तो वो आप पे फाइन डाल देते हैं, ओके। तो वो फाइन का उनको किस तरह पता चलता है? वो इन्हीं मैक्सिमम डिमांड की वजह से पता चलता है, ओके। या अगर कोई आर्क फर्नेस है, आपने आर्क फर्नेस को के लिए अगर जो होते हैं जो सिग्नल वहां पे वापडा को मिलते हैं वो 15 मिनट्स के होते हैं, ओके। आपने आर्क फर्नेस लगाए 15 मिनट्स के लिए तो वो मैक्सिमम डिमांड में आ जाते हैं। तो ये एक डिफरेंस है सेक्शन लोड या कनेक्टेड लोड एंड मैक्सिमम डिमांड में, ओके। यहाँ पे ओल्ड अकाउंट नंबर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल वापडा वालों ने आपके इलाके में कोई चेंजेस कर दिए तो वो फिर वो अकाउंट नंबर को चेंज कर लेते हैं। और तो यहाँ पे अगर आपका नहीं है तो फिर ये ब्लैंक होगा, ओके। डिवीजन आ जाते हैं कि डिवीजन कौन सा है, यहाँ पे नौशेरा लिखा है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं सब डिवीजन। तो सब डिवीजन जो सिटी है आपका वो यहाँ पे लिखा होगा नाम। फीडर नेम, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आपके घर पे, तो वो फीडर का नाम यहाँ पे मेंशन होते हैं। अनबिल एज, अनबिल एज मीन्स के कितने मंथ्स आपने बिल की पेमेंट नहीं की तो वो यहाँ पे मेंशन होगा। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, तो वो यहाँ पे मेंशन होगा। नंबर ऑफ एसी, आपके घर में कितने एसी लगे हुए हैं तो वो यहाँ पे मेंशन होगा। ये जब आप मीटर के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे आप लिखते हो तो वो यहाँ पे फिर मेंशन हो जाते हैं। लॉक एज, लॉक एज किसको कहते हैं? लॉक एज उसको कहते हैं कि जो वापडा वाले हैं वो आपके जो मीटर हैं उसको उन्होंने इनएक्टिव कर दिए, ओके। तो या किसी अथॉरिटी आ गए आपके बिल को इनएक्टिव कर दिए, तो कितने मंथ्स या कितने ईयर से आप लॉक एज में हैं तो वो यहाँ पे मेंशन होते हैं, ओके। अच्छा, रेफरेंस नंबर वो यहाँ पे मेंशन होते हैं। यहाँ पे आपका नाम पर मेंशन होते हैं, एड्रेस मेंशन होते हैं, वो सब कुछ आपका यहाँ पे मेंशन होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मीटर नंबर मेंशन होते हैं, ओके। तो आप अपना मीटर नंबर भी चेक कर लो कि आपके जो मीटर बाहर लगे हैं घर के बाहर वो नंबर और ये नंबर मैच हो रहे हैं कि नहीं। प्रीवियस रीडिंग यहाँ पे मेंशन होते हैं, प्रेजेंट रीडिंग तो ये फिर प्लस माइनस कर देते हैं तो ये यूनिट्स यहाँ पे आ जाते हैं, ओके। और मंथ्स फॉर तो 1 मंथ के लिए ये यूनिट्स आ रहे हैं। और स्टेटस यहाँ पे अक्सर कमेंट्स लिखे होते हैं तो वो हम आगे फ्यू मिनट्स के बाद फिर वो उन कमेंट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो, ओके। अच्छा, यहाँ पे फिर हमारे पास डिफरेंट चार्जेस आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो चार्जेस हैं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास होते हैं पेस्को चार्जेस यानी डिस्कोस के जो चार्जेस हैं, ओके। ये जो पैसे हम देते हैं उसमें कुछ पैसे जो हैं ये यहाँ पे डिस्कोस की तरफ जाते हैं और कुछ पैसे जो होते हैं वो गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं, गवर्नमेंट के खजाने में जाते हैं, ओके। तो गवर्नमेंट यहाँ पे आपका जो एक्चुअल बिल होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस इसमें लगा लिए हैं। कौन कौन से टैक्सेस हैं इसमें? कुछ टैक्सेस तो आपको नजर आ रहे हैं क्योंकि ये रेजिडेंशियल का बिल है, लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल या कमर्शियल का बिल देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टैक्सेस सामने आएंगे। तो वो टैक्सेस कौन कौन से होते हैं? उसमें मीटर रेंट होते हैं, ओके। सर्विस रेंट होते हैं, ओके। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होते हैं, एफपीए, ओके। एफसी सरचार्जेस होते हैं, फाइनेंसिंग कॉस्ट होते हैं, वो क्वार्टरली क्यूटीए होते हैं, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट होती है। ये तो पेस्को के चार्जेस हैं। जो गवर्नमेंट के फिर चार्जेस हैं, जो टैक्सेस हैं वो अलग से हैं। उसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आ जाती है जो कि 1.5% होते हैं, जीएसटी आ जाते हैं जो कि हमारे पास 18% होते हैं। एज पर 1990 के बाद एक बिल पास किया था कि जितने भी सेल्स होते हैं पाकिस्तान में उस पे जीएसटी जनरल से टैक्स लेगा, वो 18% रहेगा।
तो वो यहाँ पे भी काउंट होते हैं। इनकम टैक्स होते हैं, ओके, एक्स्ट्रा टैक्स होते हैं, फर्दर टैक्स होते हैं, पीटीवी लाइसेंस फीस होते हैं। टीवी के जो चार्जेस हैं वो तो 35 रुपीज हैं, लेकिन अब ये भी सुनने में आ रहे हैं कि रेडियो का भी लगा रहे हैं चार्जेस, 15 रुपीज का भी ये सुनने में आ रहे हैं। एनजे टैक्स जो होते हैं वो नीलम जहरम जो पावर प्लांट बन रहा है उसका टैक्स जो गवर्नमेंट है वो कंडक्ट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा ड्यूटी टैक्स होते हैं, फिर उसके बाद जीएसटी ऑन एफपी आ जाते हैं, फिर एक्स्ट्रा टैक्स ऑन एफपी आ जाते हैं, फिर फर्दर टैक्स ऑन एफपी आ जाते हैं, फिर इनकम टैक्स ऑन एफपी आ जाते हैं, और फिर ईडी ऑन एपी आ जाते हैं, आरएस टैक्स ऑन एपी आ जाते हैं। तो इस तरह के कोई राउंड अबाउट 15 to 20 टैक्सेस हैं जो इस बिल में इम्पोज करते हैं, जो कस्टमर है उन पे बर्डन डालते हैं। टैक्सेस जो हैं इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इस ये कौन कौन से किस्म के टैक्सेस हैं। अच्छा, इसमें जो हमारे पास नेपरा होता है, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, और गवर्नमेंट, ये दोनों मिल के यूनिट्स का रेट डिसाइड करते हैं। ओके, तो ये यूनिट्स जो कंज्यूम होते हैं यहाँ पे, इसका क्या यूनिट रेट होगा वो तो नेपरा और गवर्नमेंट मिल के यूनिट रेट डिसाइड करते हैं और वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं। ओके, फिर उसके पे कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं वो जितने यूनिट्स होते हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर लो उन रेट के साथ जो गवर्नमेंट और नेपरा ने डिसाइड किए होते हैं, तो वो आपके यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, मीटर रेंट फिक्स चार्जेस होते हैं, वो जो होते हैं रेजिडेंशियल उनके लिए नहीं होता है। ओके, सर्विस रेंट भी यहाँ पे जीरो है। ओके, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है ये क्या होता है इसको आप अंडरस्टैंड कर लें। ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और यहाँ पे क्यूटीआर तारिफ एडजस्टमेंट या डीएमसी, डीएमसी जो हम कहते हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन चार्जेस, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन चार्जेस होते हैं। ओके, और ये जो एक्चुअली हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ओके, वो पानी से जनरेट होती है। ओके, या हम विंड से हम जनरेट करते हैं और हम उसको सोलर से भी जनरेट करते हैं। ओके, तो ये सारे इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट हो जाती है तो ये नेशनल ग्रिड में चली जाती है, नेशनल ग्रिड से फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इन्होंने जो प्राइवेट जनरेशन है, प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं थ्रू कॉइल्स या थ्रू पेट्रोल, ओके, लाइक थ्रू फ्यूल, ओके, तो उनके साथ इन्होंने एक माहिदा किया है कि जब हमारा लोड बढ़ जाते हैं तो आप लोगों ने हमारे जो डिमांड है उसको फुलफिल करना है और जो भी कॉस्ट होगा वो हम आपको पे करेंगे। उसको इन्होंने नाम दिया आईपीपीज, इंडिपेंडेंट पावर परचेजिंग एजेंसीज। ओके, तो आईपीपीज जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्यूल से, ओके, पेट्रोल से, डीजल से। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये जब आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उसमें एक अमाउंट डाल देते हैं। ओके, कि जो हमने इलेक्ट्रिसिटी दी है, ओके, जो हमने दिए हैं मैक्सिमम डिमांड को फुलफिल करने के लिए, तो उस टाइम जो फ्यूल लगा होता है तो वो एक रेट ये लोग देते हैं और वो इसमें एडजस्ट हो जाते हैं यूनिट्स में। लेकिन फिर जब वो आफ्टर 2 मंथ्स जब वो कैलकुलेशन करते हैं और डॉलर के रेट को देखते हैं और मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट को में जो फ्यूल का रेट्स होते हैं उनको देखते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, ये फिर नेपरा जो है वहाँ पे एक पिटिशन फाइल करते हैं। ओके, और नेपरा से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो अपने कस्टमर हैं उनसे ये अमाउंट बन रहे हैं, उस मंथ का ये अमाउंट बन रहे हैं, और ये आप उनसे रिसीव कर लें बिल के, अभी आने वाले बिल में। फॉर एग्जांपल आपका जो बिल है वो जुलाई का बिल है। ओके, तो ये जुलाई में आपको बिल आ गया है। ओके, तो जो ये कौन से मंथ का बिल आ गया है, ये इससे पहले मंथ का जो था, जून का जो बिल था, जून में जो आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट यूटिलाइज किए तो उसका जो बिल है वो आपको जुलाई में आ गया। लेकिन उससे पहले एक मंथ मई में आईपीपीएस ने जो इलेक्ट्रिसिटी आपको दी थी, ओके, और उस टाइम जो फ्यूल का उन्होंने जो रेट रखा था, लेकिन बाहर इंटरनेशनल मार्केट में रेट जो बढ़ गए थे उस टाइम। ओके, तो कितने बढ़े थे, ये ये अमाउंट ये लोग कैलकुलेट करते हैं और वो पर यूनिट इसका हिसाब करके पर यूनिट निकाल लेते हैं, और फिर नेपरा में वो पिटीशन वहाँ पे फाइल करते हैं और उनसे उस अमाउंट की रिकवरी के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जो ये मंथ है इसमें वो आप रिकवरी कर दो। तो आपने देखा होगा अपने बिल के ऊपर कि इसमें एफपीए के जो चार्जेस हैं वो मई के एफपीए के चार्जेस हैं। ओके, तो ये एफपीए के चार्जेस और ये क्यूटीए के चार्जेस, क्यूटीआर के चार्जेस वहां से आ जाते हैं। ओके, तो ये अमाउंट वहां से आ जाते हैं। इसकी कैलकुलेशन किस तरह करते हैं वो हम आगे फिर डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पहले हम ये टैक्सेस वगैरह जो हैं इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर आप कराची में रहते हैं तो वहाँ पे आपको जो बिल आता है कि इलेक्ट्रिक की तरफ से, तो वहाँ पे आपने उस बिल में आपसे चार्जेस रिसीव करते हैं बाय द नेम ऑफ PHL, पावर होल्डिंग लिमिटेड। ओके,
पावर होल्डिंग लिमिटेड। या अगर आपने इस्लामाबाद में रहते हैं, ओके, तो इस्लामाबाद में आपको वहाँ पे जो आपसे चार्जेस रिसीव करते हैं बाय द नेम ऑफ एफसी, ओके, फाइनेंस कॉस्ट, ओके, फाइनेंस कॉस्ट के मद में। तो ये क्या होते हैं, ये कौन से चार्जेस हैं? ये एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, उन्होंने जो पावर सेक्टर जो है उसमें जो कर्जे हैं उसको, उसकी रिकवरी के लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया है पीएचएल के नाम से, ओके, पावर होल्डिंग लिमिटेड के नाम से। तो ये लाइक जो पावर सेक्टर हैं उसमें जितने भी कर्जे हैं उनकी रिकवरी के लिए ये जो कस्टमर्स हैं, पावर सेक्टर के जितने भी कस्टमर हैं, ओके, तो उनसे बिल में इनका अमाउंट रिसीव करते हैं, ओके, ताकि उन कर्जों को कम किया जा सकते हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कर्जे उस तरह फुलफिल नहीं हो रहे हैं जिस तरह होने चाहिए। तो वो नेपरा को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि इसके रेट्स जो हैं वो बढ़ा दें आप, ये पीएचएल के जो चार्जेस हैं या एफसी के जो चार्जेस हैं इसके रेट्स को बढ़ा दें, ताकि जो कर्ज हैं उसकी उस पे उसकी सफिशिएंट अमाउंट में रिकवरी हो सके, ओके। तो ये भी आपने देखा होगा। तो ये दिस इज एक्चुअली द स्टोरी बिहाइंड दिस टैक्सेस। अच्छा, ये इनकम टैक्स जो है ये आपने देखा होगा कि अगर आप फाइलर हो तो आपको यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ये बिल में आपको कमी आएगी, आपका बिल कम हो जाएगा, ये भी आपने नाम सुना होगा। तो ये एक्चुअली अगर आप फाइलर हो, ओके, तो यहाँ पे ये इनकम टैक्स जो होते हैं ये इसका ये होते हैं 25,000 इसका वो होता है। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 25,000 से कम है तो फिर आप पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। जिस तरह यहाँ पे देख लो 25,000 से कम बिल है तो इनकम टैक्स नहीं लग रहा। लेकिन अगर आपका बिल 25,000 से ज्यादा है तो फिर आप पे इनकम टैक्स लगेगा 7.5%, ओके। अगर आप फाइलर नहीं है, ओके, या अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर के लिस्ट में नहीं है। अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर के लिस्ट में है और आपका बिल 25,000 से ज्यादा आए हैं तो फिर ये 7.5% टैक्स आप पे नहीं लगेगा, ओके। तो वो जो बचत है फाइलर की वजह से वो यहाँ पे हो जाती है, ओके। अच्छा, ये जो इनकम टैक्स होते हैं ये आपका 25,000 किस तरह कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स? ये जो होते हैं ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होते हैं, ओके, इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस होते हैं, जिस तरह यहाँ पे 4016 है, ओके। ये आपके इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी प्लस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ओके, और उसके साथ आपने प्लस करना है सेल टैक्स को। इन सब को आप प्लस कर लें, उस पर आप 7.5%, उसका 7.5% आप निकाल लें तो वो यहाँ पे मेंशन होगा, ओके। तो ये इसकी कैलकुलेशन इस तरह होते हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ये गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, बट ये फेडरल गवर्नमेंट के चार्जेस नहीं होते, ओके। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल पेस्को में आप आते हैं, पेस्को सर्कल में, तो केपी के अगर लेस्को के सर्कल में आप आते हैं तो इट मीन्स कि पंजाब गवर्नमेंट पे ये अमाउंट जाते हैं, ओके। ये एक्चुअली इसको लाइक इसके जो चार्जेस होते हैं उस वो 1% से लेके 1.5% तक होते हैं, ओके, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ओके। लेकिन यहाँ पे ईडी वहाँ पे ऊपर मैंने स्टार्ट इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि वहाँ पे मेंशन होते हैं, तो 1.5% यहाँ पे मेंशन होते हैं, ओके। ये 1 से लेके इसका ये रेंज है 1 से 1.5% तक। लेकिन यहाँ पे ये 1.5% को इन्होंने वो किए होते हैं, ओके। तो ये 1.5% ऑफ ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो जाते हैं, और उसमें क्यू टी आर के जो तारिफ हैं वो आ जाते हैं, ओके। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 1.5 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितने हैं 1388, प्लस क्यू टी ए कितना है वो 511 है, आई थिंक सो, यस, 511.69। इसको आप कैलकुलेट कर लो तो आपके पास 28 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जीएसटी आ जाता है। जीएसटी मीन जनरल सेल टैक्स, ओके। ये सेल टैक्स एक्ट 1990, इस एक्ट के मुताबिक पाकिस्तानी जितने भी पाकिस्तान के रेजिडेंट्स हैं वो जो भी सेल्स करेंगे, ओके, जो भी लाइक जो भी चीज़ यूटिलाइज करेंगे, जिस चीज़ को भी लेंगे तो उस पर उन्होंने टैक्स देना है। कितना टैक्स देना है? 17% देना है। इट मीन्स के 100 रुपीज़ का आप ले रहे हो कोई चीज़, ओके, तो आपने 100 रुपीज़ पे नहीं करना, आपने मार्केट को 117 रुपीज़ पे करना है, क्योंकि 17% उस 100 रुपीज़ की चीज़ पे गवर्नमेंट के टैक्स हैं, ओके। तो आपने 117 उनको पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे भी 17% आप जीएसटी पे करते हो, 17% ऑफ लाइक 17 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय इसमें कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये आ जाएगा 1388, प्लस एफसी चार्जेस आ जाते हैं 69.23, प्लस इसमें क्यूटी आ जाते हैं 511.69, प्लस इसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आ जाती है
तो इन सबको ऐड करके इसका 17% आप ले लो तो आपको 359 रुपीज़ वो बनेंगे। ओके, सो दिस इज जीएसटी। इनकम टैक्स क्या होता है वो भी मैंने डिस्कस कर, टीवी फीस भी मैंने डिस्कस कर दिया, एक्स्ट्रा टैक्स। अच्छा, टीवी फीस यहाँ पे 35 है, दिस इज फॉर डोमेस्टिक। ओके, जो कमर्शियल होते हैं वहाँ पे ये 60 रुपीज़ होते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे फाइनेंस एफसी सरचार्जेस, ये फाइनेंस कॉस्ट जो मैंने फ्यू मिनट्स पहले डिस्कस कर लिए कि अगर आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको फाइनेंस कॉस्ट का वो पड़ेगा। तो ये जो होते हैं ना, ये फिक्स होते हैं, 0.43 पर यूनिट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे 161 यूनिट है, तो 0.43 टाइम्स 161 आप कर लो, तो ये आपका 69.23 आ जाएगा। ओके, तो ये डिपेंड करते हैं आपके यूनिट्स पे। ओके, एक्स्ट्रा टैक्स जो होते हैं ये रेजिडेंशियल के लिए नहीं होता, ये जीरो होता है रेजिडेंशियल के लिए, लेकिन कमर्शियल और इंडस्ट्री के लिए ये होते हैं एक्स्ट्रा टैक्स जो है। ये अगर आप फाइलर हैं तो फिर आप पे ये टैक्स लागू नहीं होगा। ओके, जिस तरह इनकम टैक्स लागू नहीं होता तो फाइलर के लिए एक्स्ट्रा टैक्स भी लागू नहीं होता। ओके, ये जो होते हैं ये 5% से लेके 17% इसके बीच में होते हैं। ओके, एक्स्ट्रा टैक्स। तो दिस इज दी। अच्छा, इसके बाद फर्दर टैक्स को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, फर्दर टैक्स जो है ये जो डोमेस्टिक है उनके लिए ये नहीं होता। ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी नहीं होता, या जो स्ट्रीट लाइट के जो कनेक्शन है वहाँ पे भी ये फर्दर टैक्स नहीं लगता। ये कमर्शियल कस्टमर पे ये फर्दर टैक्स लगते हैं। ओके, और कमर्शियल में भी अगर आप आपका कोई मार्केट है तो वहाँ पे आपको एक टैक्स रिटर्न नंबर मेंशन, सेल टैक्स रिटर्न नंबर, ओके, जिसको हम TRN कहते हैं, सेल टैक्स रिटर्न नंबर। अगर आपको ये नंबर, आपके पास ये नंबर नहीं है, ओके, तो फिर आप पे ये टैक्स आएगा। अगर आपके पास ये नंबर है तो फिर आप पे ये फर्दर टैक्स नहीं आएगा। ओके, ये 3% होते हैं। ओके, अच्छा, ये रिटेलर टैक्स जो होते हैं ये एक्चुअली 5% होते हैं। ओके, कमर्शियल कस्टमर के लिए अगर आपका बिल 20,000 तक आ रहे हैं, अगर आपका बिल 20,000 से ज्यादा आ रहे हैं तो फिर आप पे ये 7.5% ये लागू होगा। ओके, तो ये कमर्शियल के लिए होते हैं, रेजिडेंशियल के लिए नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे फिर ये FPA जो यहाँ पे आपके फ्यूल प्राइस आ गए तो उस पे जीएसटी कितना होगा, तो वो यहाँ पे 51% है। ओके, अच्छा, यहाँ पे जीएसटी ऑन FPA 51 रुपीज आ रहे हैं, तो ये एक्चुअली ईडी ऑन FPA ये लाइक आपने 17/100 हो जाएगा। जीएसटी आपके 1700 होते हैं, ये 4.25 हो जाएगा, और आपका FPA कितना है वो 283.23। इन दोनों को कर लो तो इससे आपके पास आ जाएगा 4.25 जमा 283.23 टाइम्स 17/100, तो ये आपका आ रहे हैं 51 रुपीज ये आ रहे हैं। ओके, तो ये आपका उस पर बनेगा। अच्छा, इसका अच्छा, इनको फिर आप ऐड अप कर लो। ओके, 51 और इसको आप ऐड कर लो तो ये आपके यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये जो टोटल अमाउंट है इन सबको ऐड कर लो, और ये ऐड कर लो तो आपके ये अमाउंट गवर्नमेंट के चार्जेस आ जाएंगे। ओके, अच्छा, यहाँ पे आप इसको और इसको और इसको इन सबको आप ऐड कर लें। ओके, इन सबको आप ऐड कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आप इन सबको ऐड कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा। ओके, 55.25 इनको ऐड कर लें, इनको ऐड कर लें तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अब 23.91 इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने ये, ओके, ये प्लस ये, ओके, प्लस ये इन सबको आप ऐड कर लें तो आपके पास 2391 आ जाएगा। टोटल FPA जो है ये आपका हो जाएगा दिस वन प्लस ये, इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा, तो इन दोनों को सम कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, लेट चार्जेज होते हैं वो 10% ऑफ होते हैं, लाइक आप ये अमाउंट, QTA अमाउंट, ओके, और FC चार्जेस, इन सबको आप ऐड कर लें। ओके, और इसका आप 10% निकाल लें तो आपके पास ये चार्जेस आ जाएंगे। ओके, तो ये लेट चार्जेस होते हैं। ओके, तो अगर आपने विद इन ड्यू डेट बिल सबमिट कर लिए तो आप पे इतना बिल आएगा, अगर आपने विद इन ड्यू डेट बिल सबमिट नहीं किया तो आप पे फिर लेट चार्जेस के साथ ये बिल आपको पे करना पड़ेगा। ओके, कैलकुलेशन के साथ। अच्छा, ये जो मैंने जिस तरह आपको कैटेगरी वाइज वो डिस्कस किया था, तो 100 यूनिट्स के लिए 7.74 रेट लगे, 61 यूनिट के 10.01, तो ये क्लाइंट जो है ये प्रोटेक्टेड कस्टमर में। ओके, तो ये एक्चुअली यहाँ पे एट द एंड मैं आपको यही कहूंगा कि आप कोशिश कर लें कि जितना यूनिट्स की बचत कर सकते हैं। यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स को अंडरस्टैंड कर लें। ये 1 किलोवाट आवर जो होते हैं ये आपका एक यूनिट होते हैं। इट मीन्स के फॉर एग्जांपल आप इस तरह कर लो कि दिस इज 1000 वाट आवर। ओके, लाइक अगर आप 100 वाट के जो पुराने बल्ब थे वो 10 बल्ब आप ले लो। ओके, 10 बल्ब आप वो ले लो, और उसको आप 1 घंटे के लिए चला दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ये सारे 10 बल्ब जो हैं इनको आप 1 आवर के लिए ऑन कर लो, तो ये आपका 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रिसिटी, ये यूनिट का जो डिफिनेशन है वो ये है। ओके, दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। लाइक इसको सिंपल वर्ड्स में 10 बल्ब्स ले लो, उसको ऑन कर लो, 1 घंटे के लिए चला दो, तो वो आपका 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। ओके, तो जब भी आपने, अगर आपने बिल को कम करना है, यहाँ पे आपने देख लिए हैं कि जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे, या जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो सारे डिपेंड करते हैं यूनिट्स कंज्यूम पे। ओके, अगर ज्यादा यूनिट कंज्यूम हुए हैं तो आप पे ज्यादा बिल आएगा, अगर कम यूनिट कंज्यूम हुए हैं तो फिर आप पे बिल कम आएगा, क्योंकि जितने भी टैक्सेस हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं यूनिट के साथ। तो कम यूनिट होंगे तो फिर कम, और जितने भी टैक्सेस हैं वो कम आएंगे, तो जितने टैक्सेस कम आएंगे तो फिर आपका जो नेट बिल है वो भी कम होगा। ओके, तो बिल को किस तरह कम करना है, वो अगर आपने देखना है कि हम बिल को किस तरह, कौन कौन सी टेक्निक्स को हम यूज कर लें जिसके थ्रू हम अपने बिल को कम कर सकते हैं, तो वो वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लें। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट के नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमने बिल को किस तरह कम करना है उससे रिलेटेड होगा। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो स्टेटस है, यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ बिलों में ये आपको देखने को मिलेगा कि लॉक लिखा होते हैं। तो ये लॉक, ये एल के, ये इसलिए लिखा होता है कि कभी कभार जब मीटर रीडर चले जाते हैं तो वहाँ पे मीटर जो हैं वो एक्सेसिबल नहीं होता। ओके, वहाँ पे या कोई प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, ओके, जहाँ पे मीटर रीडर के लिए एक्सेस नहीं होता कि रीडिंग ले लें, तो वो उसको लॉक कर देते हैं। ओके, तो ये वो यहाँ पे फिर लॉक मेंशन होते हैं। ओके, कभी कभार जो होते हैं आपके बिल में ये स्टेटस गिवन हो कि प्रो रटा कंजम्पशन मेंशन होगा, और उसके साथ यहाँ पे ई एक्स लिखा होगा। तो इट मीन्स के एक्सेस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको अंडरस्टैंड कर लें। प्रो डाटा कंजम्पशन एक्चुअली कभी कभार इस तरह होता है कि नेपरा कहते हैं कि आपने जो कस्टमर पे बिल लाने हैं वो 30 डेज के बिल लाने हैं, लेकिन जो हमारे मीटर रीडर्स होते हैं वो कभी कभार, या बारिश होती है या हमारे पास जो ईद हॉलीडेज होती हैं, ओके, तो उसकी वजह से वो जो 30 डेज के बाद वो जो रीडिंग्स हैं उसको नहीं ले पाते हैं। ओके, वो या तो 31 डेज के बाद रीडिंग ले लेते हैं बिकॉज ऑफ दी या बारिश या ईद हॉलीडेज, या 28 डेज के बाद वो ले लेते हैं। तो अगर 31, 32, 33 इस तरह ज्यादा, लाइक 30 डेज से ज्यादा डेज पे वो रीडिंग ले लेते हैं, तो वो ई एक्स लिख लेते हैं, एक्सेस। ओके, तो ये क्या करते हैं कि जो फॉर एग्जांपल इन्होंने 30 डेज की बजाय 33 डेज का इन्होंने वो रीडिंग ले लिए, तो फिर वो क्या करते हैं, प्रो राटा कंजम्पशन लगा देते हैं। ओके, वो क्या होता है, नेपरा रूल्स के मुताबिक कि आपने क्या करना है, आपने एवरेज निकालने हैं, और वो 3 डेज के जो फॉर एग्जांपल 2 यूनिट्स पर डे हैं, ओके, तो 6 यूनिट आपने फिर उससे माइनस करने हैं। ओके, एज पर दी नेपरा रूल्स। ओके, तो वो आपका 30 डेज का फिर हो जाते हैं, तो फिर वहां पे आपने ये भी लिखना है कि प्रो राटा कंजम्पशन। ओके, और ई एक्स भी आपने यूनिट्स के साथ लिखने हैं। ओके, तो ये एक्सेस होते हैं। आपने यूनिट्स के साथ यहाँ पे ये भी देखा होगा, एल एस लो लेस शॉर्ट, एल एस लेस शॉर्ट। ओके, तो इट मीन्स के जो मीटर रीडर है उसने जो यूनिट्स लिए हैं वो कितने दिन के बाद दिए हैं, वो 25 दिन के बाद दिए हैं। तो 5 डेज जो हैं वो इन्होंने प्रोडक्ट कंजम्पशन के थ्रू वो उसमें ऐड कर दिए हैं। ओके, 5 डेज लाइक उन्होंने एवरेज निकाली है, और वो उसने जो डेज बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 यूनिट्स पर डे आ रहे थे, तो 10 यूनिट्स जो मीटर रीडर है उसने उसके साथ ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे ये देख लो, प्रोडक्ट कंजम्पशन लिखा है, और यहाँ पे प्रेजेंट रीडिंग 1479 लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे 1460 है, तो इट मीन्स कि इसने एक्सेस यूनिट लिए हैं। ओके, तो ये बाकी जो 19 यूनिट्स हैं ये उन्होंने प्रो डाटा कंजर्शन के थ्रू उसमें ऐड कर दिए हैं। ओके, सो ये कुछ वो होते हैं स्टेटस होते हैं जो मिशन होते हैं, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज मीन बाय दिस, तो उसका ये एक्सप्लेनेशन है। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।